जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर है क्लास 12 का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम चालू कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा हेडिंग है इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। आखिर वैद्युत हमारा क्या होता है? वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। वैद्युत हमारा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसको वैद्युत एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसी वैद्युत आवेश के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश के बारे में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कुछ इसके बारे में वैद्युत आवेश के बारे में उन्होंने बताया है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। अमेरिका के वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने वैद्युत आवेश के बारे में बताया है। तो पहले इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में करके अपना बताया है कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कांच से छड़ लिया। इन्होंने कांच की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, तो एक कांच की छड़ ली इन्होंने और बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उसको इस तरह से इन्होंने लटका दिया। ये आपका कांच हो गया, ग्लास, इसे ग्लास बोलते हैं। और इसी तरह उन्होंने दूसरा कांच छान लिया। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इस तरह उन्होंने क्या किया, दूसरी कांच छान लिया, इसको भी इस तरह से लटकाया, इसको ग्लास बोलते हैं। दोनों कांच की छड़ को जब इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद दोनों कांच की छड़ को पास में लाएँ, एक दूसरे को करीब लाएँ, पास में लाएँ, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कांच के छड़ हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं। तो इन्होंने एक पहला एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने फिर से एक दूसरा कांच की जगह दूसरा पदार्थ लिया। जैसे इन्होंने क्या किया, पहले एक कांच लिया, एक कांच छड़ लिया, एक कांच लिया, ग्लास, एक कांच हुआ। और इसी तरह उन्होंने क्या किया, एक दूसरा पदार्थ लिया, कांच की जगह दूसरा छड़ लिया। दूसरा छड़ इन्होंने लिया, एबोनाइट का छड़ लिया, इसको लिया एबोनाइट। एबोनाइट का छड़ इन्होंने लिया। तो इसको कांच के जो रड था और कांच का छड़ था, कांच का जो रड था और एबोनाइट का जो छड़ था, इन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ने के पास इसको जब कांच को एबोनाइट के पास लाया गया, जब एबोनाइट को कांच के पास लाया गया तो इन्होंने देखा जो क्षण हैं, जो अलग अलग पदार्थों के जो दोनों क्षण हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों क्षण एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि घर्षण के कारण, मतलब इन्होंने जो रगड़ा था, रगड़ने के बाद घर्षण के कारण इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये देखा कि ये जो क्षण हैं, इन्होंने यह देखा कि जो क्षण हैं, अलग अलग पदार्थ जो क्षण है, एक पे धन आवेश आ रहा, एक सेम प्रकार के जो क्षण हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि विपरीत प्रकार के जो क्षण हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये बताया कि घर्षण के कारण, पदार्थों में घर्षण के कारण जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आता है उससे आवेश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। इन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो पदार्थ के अलग अलग जो क्षण हैं, इनको घर्षण कराने के बाद इनके अंदर जो गुण आता है, जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण आता है, उससे ही इन्होंने
आवेश कहा, इन्होंने इसको आवेश नाम बताया। ठीक है, इन्होंने यह भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने एक पे धन आवेश बताया, धन आवेश पॉजिटिव धन आवेश, और दूसरे को उन्होंने बताया ऋण आवेश, इन्होंने बताया ऋण आवेश, दूसरे वाले को उन्होंने बताया ऋण आवेश। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि पहले वाले, इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जैसे जैसे क्या थे, जो धन आवेश, जैसे कांच पे इन्होंने मान लिया कि कांच पे जो है धन आवेश है, क्योंकि ये सेम प्रकार के, सेम टाइप के रॉड थे, सेम प्रकार के क्षण थे, इस पर इन्होंने धन मान लिया। ये भी धन है। जब सेम प्रकार के चार्ज होते हैं, एक ही प्रकार के चार्ज जो होते हैं, एक क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जब विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन्होंने ये बताया कि मान लिया कि कांच पे धन आवेश है और एबोनाइट पे ऋण आवेश है, क्योंकि ऋण आवेश इसलिए मान लिया कि इन्होंने एक दूसरे के आकर्षित कर रहे हैं। जबकि इसी पहले वाले में उन्होंने बताया कि पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बताया कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मान लिया कि इस पे धन आवेश है, इस पे धन आवेश से इसलिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और इसके बाद धन को, आवेश को दो तरीके से बताया। और आवेश क्या होता है, जिस गुण के कारण, जिस गुण घर्षण के कारण जो क्षण है, पदार्थ के जो क्षण हैं, घर्षण के कारण उनके अंदर जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आता है, उसे ही आवेश कहते हैं, इन्होंने बताया। इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इन्होंने बताया कि वैद्युत आवेश को एक तरीके से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश का उत्पत्ति, इन्होंने आगे बताया, एक्सपेरिमेंट किया। अब अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे, इसको हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश का उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो जो आगे पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश की उत्पत्ति। इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा आवेश की उत्पत्ति के बारे में कैसे बात करते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो एटम लिए, दो परमाणु लिए, ये दो परमाणु ले लिए इन्होंने। हम जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा क्या किया, आवेश की उत्पत्ति का निष्कर्ष कैसे निकाला। इन्होंने क्या बताया, दो परमाणु लिया। तो इन्होंने बताया कि दोनों एटम को क्या किया, घर्षण कराने के बाद जब एक दूसरे को क्या किए, आपस में रगड़े, दोनों एटम को क्या किए, दोनों को आपस में घर्षण कराए। जब घर्षण कराने के बाद इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम होगी, वो क्या करेंगे, वो अपने कक्ष को छोड़कर दूसरे वाले एटम पे चले जाएंगे। तो इन्होंने यह निकाला कि निष्कर्ष निकाला घर्षण के कारण। जब इन्होंने घर्षण दोनों परमाणु को कराया, तो घर्षण कराने के बाद इन्होंने यह देखा कि जो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। एक पे क्या गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इन्होंने एक एटम लिया। जब घर्षण कराने के बाद दोनों एटम को देखें,
दो एटम लिए, उन्होंने दोनों एटम को क्या किया, घर्षण कराया। घर्षण कराने के बाद जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम थी, उसने क्या किया, अपने बाह्य कक्षा छोड़ के, अपने एटम को छोड़कर उसने क्या किया, दूसरे वाले एटम पे चला गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरह से इन्होंने ये बताया कि घर्षण के कारण क्या उन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, घर्षण के कारण परमाणुओं में जो आकर्षित तथा प्रतिकर्षण के कारण जो गुण उत्पन्न हो जाता है उससे ही चार्ज, इन्होंने बताया। इस तरह से इस बात को उन्होंने पुष्टि की कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा प्रूव किया, बात को सिद्ध किया कि इसकी उत्पत्ति किस तरह हुआ। दो एटम लिए, दोनों एटम क्या किए, आपस में घर्षण कराने के बाद जिस एटम की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम थी उसने क्या किया, अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे वाले एटम के कक्षा में चला गया। तो इस तरह से बात हुआ कि एक एटम पे, पहले वाले एटम पे क्या हुआ, धन आवेश आ गया, दूसरे वाले एटम पे क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया। जिस एटम से क्या हुआ, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर धन आवेश होगा, और जिस वाले पे जाएगा उस पर ऋण आवेश हो गया। तो इस तरह पे नोट पॉइंट लिखना है, 2-3 एक नोट पॉइंट बनाना है। नोट पॉइंट पहला बात लिखना है, जब एटम से, परमाणु से समानता क्या होता है, समानता, पहले वाला नोट लिखेंगे, जो हमारा पहला वाला नोट पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा एटम होता है समानता अवस्था में वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन अवस्था में होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है पहले वाले में। तो हम यहाँ लिखते हैं सामान्यतः परमाणु उदासीन होता है। जो हमारा परमाणु होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ नोट कर लिखिएगा, जिस परमाणु पे अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना परमाणु के द्रव्यमान में कमी होती है। दूसरा वाला नोट पॉइंट है कि परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस परमाणु के द्रव्यमान में कमी होगी। और तीसरा वाला पॉइंट इसमें लिखना है कि अगर किसी परमाणु पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। परमाणु क्या कर रहे हैं, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का आना उसके द्रव्यमान में अधिकता होती है। जब परमाणु पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके द्रव्यमान में अधिकता होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और छोटे कभी कभी क्या हमें पूछता है, 1 या 2 नंबर के आ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। अब इसी तरह हम आगे बात करते हैं कण के बारे में, आवेश के कण के बारे में बात करते हैं। जो हमारे कुछ कण हैं और उसके आवेश के बारे में बात करेंगे। तो इसको पॉइंट के तीनों लिख लीजिएगा। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना उसके द्रव्यमान में कमी को दर्शाता है, जबकि क्या होता है, जबकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसे क्या करता है, जब किसी परमाणु पर
अब यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक कण हम ले रहे हैं, ये हमारे कण हो गया। इधर हम आवेश लिख रहे हैं, कण हो गया, हमारा आवेश हो गया, और इसके द्रव्यमान हो गए, द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया एक। पहले हम लेते हैं कण लेते हैं, पहले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इधर प्रोटॉन, इधर न्यूट्रॉन, इधर अल्फा कण। इधर क्या लेते हैं? अल्फा कण। ये अल्फा कण हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1 प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण पे आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पे आवेश होता है। जो हमारा अल्फा कण होता है इस पे +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। तब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके द्रव्यमान क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम, जबकि हमारा प्रोटॉन होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg। और जबकि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, इसका जो मास होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 kg। और जो हमारा अल्फा कण होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ये होता है 6.67 × 10⁻27 kg, या R इसे बोल सकते हैं 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, इसे बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे कुछ कण लिख दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कण हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। और इसके जो चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता है इस पर। और अल्फा कण जो होता है इस पर 3.2 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है, आवेश होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 kg होता है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 6.67 × 10⁻27 kg R 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इतना होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आगे हेडिंग बनाइएगा। आगे हेडिंग आपका है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? एक हेडिंग है मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? मूल आवेश के बारे में हम बात करेंगे। मूल आवेश क्या है? तो मूल आवेश हमारा होता है
न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है E इक्वल टू लिखते हैं +/-1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी जो वैल्यू होती है, इतना इसका मान होता है। और इससे छोटा आवेश होता नहीं है। संभवतः तो है, लेकिन इससे छोटा आवेश होता नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलरली ये सबसे न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात कर देंगे, अगला जो हमें हेडिंग है क्वांटीकरण का सिद्धांत, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम का है। आगे अगला जो टॉपिक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। न्यूनतम संभव आवेश को आप लिखेंगे क्वांटीकरण का सिद्धांत। हेडिंग है हमारा अगला क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी पिंड पर क्वांटीकरण का जो सिद्धांत हमारा होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए इस पे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इसे लिख सकते हैं, जो हमारा होता है क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इसके लिखते हैं इसे लिखते हैं, जो आवेश होता है Q N इंटू E। क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर जो आवेश होता है, उस आवेश क्या होता है? उस आवेश E का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। जैसे यहाँ पे Q जो होता है, Q होता है कुल आवेश होता है, Q हमारा कुल आवेश होता है, Q होता है। N इक्वल टू होता है हमारा पूर्णांक होता है, ये हमारा पूर्णांक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? +/-1 +/-2 +/-3, इस तरह से नंबर हो जाते हैं। और
जहाँ पे क्या होता है पूर्ण एन की वैल्यू होती है, और ई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻19 होता है। इस नियम के अनुसार इसकी मतलब थोड़ी इसमें समझ लेते हैं बातें क्या है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज की मतलब पूर्णांक, पूरी तरह पूरा होगा। जैसे अगर हम बात कहें कि ये जो होता है, जो आवेश होगा वो कभी फ्रैक्शन के फॉर्म नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। आधा, जैसे मान लीजिए 1/2 हम कर दें, 1/2 ई कर दें, और हम क्या कर दें 2/3 कर दें, इस तरह से नहीं होगा। या पॉइंट में अगर दशमलव में कर दें तो इस तरह से क्या होता है, इस तरफ आवेश नहीं होगा क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार। एक कहता है कि एक क्वांटीकरण का जो सिद्धांत होता है, एक क्या कहता है, एक कहता है कि हम रहेंगे तो पूरा रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए हमने 10 रुपये का चॉकलेट खरीदा, ठीक है, हमने चॉकलेट की एक पैकेट लिए, तो अगर हम खरीदने जाएंगे तो चॉकलेट की हमें पूरी पैकेट मिलती है। वो नहीं कहेगा कि भैया हमको चॉकलेट आधा दे दीजिए, हम चॉकलेट को आधा नहीं खरीदते हैं। और जैसे हम पैकेट लेते हैं, जैसे कंपनी वाले क्या करते हैं, किसी कंपनी वाले क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, क्वांटीकरण कर दिए हैं, क्वांटीकरण कर दिए हैं। वो जैसे हम क्या करते हैं, चिप्स लेते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं तो पैकेट में पैक कर दिए हैं, तो उसको क्या करते हैं, पूर्ण बना दिए हैं। अगर हम खरीदने जाएंगे, कहेंगे भैया आधा पैकेट वो खोल के चिप्स दे दीजिए, तो दुकानदार हमको क्या करेगा, चिप्स वगैरह नहीं देगा। इस तरह से हम बिस्कुट वगैरह भी लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, कुछ पैकेट जो क्वांटीकरण कर दिए गए हैं, जो पैकेट में बना दिए गए हैं, तो वो पूरा जो वो खरीदेंगे तो पूरा हमको लेना पड़ता है, आधा हम उसको नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ वस्तुएं होती हैं जो खुले में आती हैं, उनको हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वांटीकरण की बात कर रहे हैं। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत जो होता है यही कहता है कि जो उस पर किसी पिंड में जो आवेश होगा वो पूरे के रूप में होगा, इस तरह से आवेश होगा। तो मतलब एक Q इक्वल टू कहेगा कि प्लस माइनस ई हो सकता है, या प्लस माइनस 2E हो सकता है, या प्लस माइनस 3E हो सकता है, या प्लस माइनस 4E हो सकता है, डैश इस तरह से हो सकते हैं। इस तरह से क्या हो सकते हैं, इस तरह से क्वांटीकरण कहता है कि इस तरह से हमारे चार्ज होंगे। किसी पिंड पर क्या करेगा, जो आवेश होगा इस तरह से वो चार्ज होंगे। वो इस तरह से नहीं तो क्या कर लिख सकते हैं, या 0.1/2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से नहीं हो सकते, इस कभी नहीं होगा, ये नहीं लिया जाएगा। या हम किसी क्या कर दें, पॉइंट में हम लिख दें 0.5 Q, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं लिया जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, ये सिद्धांत, ये अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो ये क्या करते हैं, क्वांटीकरण के सिद्धांत को पालन नहीं करता है। ठीक है, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई जो चार्ज होगा, कोई आवेश होगा, तो इस तरह से होगा, वो पूर्ण गुणज के रूप में पूरा होगा, आधा पौना नहीं होगा, मतलब हाफ और तिहावा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ नोट पॉइंट बात करते हैं। अभी एक दो नोट पॉइंट बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट हम यहाँ कुछ लिखते हैं। नोट हम लिखते हैं, थोड़ा नोट लिख लेते हैं। नोट हमारा नोट पॉइंट है, इसमें क्या नोट पॉइंट है, तो हमारे क्वार्क एक साइंटिस्ट थे, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये थे क्वार्क एक वैज्ञानिक है, ये भी कहाँ के हैं, अमेरिका के। ये भी क्वार्क एक वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो नए कणों की खोज की। इन्होंने पहला कण E/3 और तथा 2E/3, जो नोट पहला पॉइंट होगा E/3 तथा 2E/3 क्या किया, कणों की खोज की। क्या इन्होंने, जो क्वार्क थे अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने E/3 तथा 2E/3 कणों की क्या की, खोज की। तो इसके बाद इन्होंने खोज की, तो इन्होंने क्या किया, क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करता था। जब इस कणों को देखा गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया अभी हमने क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा है, अभी वो कहता है, क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि हम
हम पे जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, ये क्या हुए, दो आवेश हैं, दो कण जो हैं, दो आवेश हैं। तो क्या, तो क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि भैया हम पूरे रहेंगे, हम आधे पौने में नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो कण जो खोजे गए दोनों, तो ये क्या है, क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो वैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष निकाला, बहुत परेशानी के बाद उन्होंने खोजा, रिसर्च किया, तो उन्होंने निकाला कि जो क्वांटीकरण सिद्धांत है, इसको दोनों क्या किया, जोड़ दिया। E/3 + 2E/3 को इन्होंने जोड़ दिया, वैज्ञानिकों ने इसे जोड़ा, जो आ गया 3E/3 = E आ गया, प्लस माइनस E आ गया, ई में आया। इसको बाद जो क्या बाद में क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन किया। पहला ये नोट पॉइंट था। और दूसरा वाला नोट पॉइंट है, ये हमारा होता है Q = NE। दूसरा वाला पॉइंट जो हमारा होता है Q = NE होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा Q जो होता है आवेश होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम इसको Q क्या कर लिख सकते हैं, Q = जानते हैं I/T होता है, Q = I/T होता है। जहाँ पे क्या होता है, Q हमारा होता है आवेश होता है, N होता है पूर्णांक होता है, N हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और E हमारा होता है मूल आवेश होता है, मूल आवेश होता है। और हमारा T जो होता है क्या होता है, समय, टाइम होता है। और I जो हमारा होता है क्या होता है, I हमारा क्या होता है, धारा, एम्पीयर। I क्या होता है, धारा, एम्पीयर। तो इस नोट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो Q = NE होता है। तो